बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के 7 एलिमेंट्स। वो क्या 7 चीज़ें हैं जो आपको कम्युनिकेशन को पूरा करती हैं। ठीक, पहली चीज़ है सेंडर, दूसरी चीज़ इनकोडिंग, तीसरा आपका मैसेज, चौथा चैनल, पांचवी चीज आती है डीकोडिंग और छठी चीज आती है आपकी रिसीवर। 7th चीज फीडबैक। ठीक, तो 7 चीजें आपकी ये हो गई। आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंडर कौन होता है? सेंडर होता है जिसने आपके कम्युनिकेशन को इनिशिएट किया हो। इनिशिएट मतलब शुरू किया हो। ठीक है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन को शुरू कर रहा है, उसने अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को कंसेप्चुलाइज करा और आपको प्रेजेंट कर रहा है, आपको बता रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंडर। आपकी जो इनकोडिंग है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? इनकोडिंग डिपेंड करती है आपके सेंडर के स्किल पर, उसकी नॉलेज पर, क्या एक्सपीरियंस है उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड इन द सेंस उसकी स्टडीज क्या है। सपोज बैकग्राउंड किसी की है, सपोज एक साइंटिस्ट है और वो वो कह रहा है कि मैंने ये चीज़ डिस्कवर करी है या मैंने ये चीज़ इन्वेंट करी है, रिसर्च करी है इस पर, तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि वो साइंस में ही डिस्कवर कर रहा है। ठीक है, वो साइंस की बात कर रहा है कि मैंने साइंस में ये चीज़ डिस्कवर करी है। वेयर एज अगर यही बात कोई आर्ट्स का बंदा कहे, ठीक है, डॉक्टरेट है और वो आर्ट्स का बंदा कह रहा है कि मैंने कुछ चीज़ रिसर्च करी है, तो दैट मीन्स इट इज कंसर्न विद द लिटरेचर, विद आर्ट्स। ठीक, तो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है इनकोडिंग के अंदर। इनकोडिंग में इसके अलावा सेंडर का क्या जेस्चर है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और उसके वर्ड्स क्या हैं, उसकी साइंस क्या है। ठीक है, जो भी बात वो कर रहा है, सेंडर के साइंस, किस तरीके के साइंस दे रहा है, किस तरीके का जेस्चर में बात कर रहा है, वर्ड्स क्या यूज कर रहा है, ये सारी चीज आपकी आती है इनकोडिंग में। ठीक, मैसेज होता है आपका वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी। अब अगर आपको ये पढ़ना है कि वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस क्या होते हैं या वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आपको हमारी प्रीवियस वाली वीडियो में एक बार जाकर देख लीजिएगा। मैं लिंक नीचे डाल दूंगी इस वाली वीडियो में, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ अगर बाई चांस आपकी वो वीडियो छूट गई हो तो। ठीक है, तो ये होता है मैसेज। फिर बात करते हैं चैनल। अब चैनल कौन सेलेक्ट करता है? चैनल आपका सेलेक्ट होता है सेंडर के थ्रू। सेंडर ही सेलेक्ट करता है आपका चैनल कि वो किस तरीके से आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना चाह रहा है, हो सकता है आपका सेंडर फेस टू फेस बात करना चाह रहा है, हो सकता है वो रिटन फॉर्म में मैसेज करे आपको। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि सेंडर किस तरीके से आपको मैसेज प्रोवाइड कराना चाह रहा है। अब चैनल सिलेक्शन का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है चैनल सिलेक्शन के बारे में कि ये डिपेंड करता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। ठीक है, फॉर्मल रिलेशन है, इनफॉर्मल रिलेशन है, उनके बीच में क्लोजनेस कैसी है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन चैनल सिलेक्शन और आपकी कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है आपकी कम्युनिकेशन का। डीकोडिंग क्या है? डीकोडिंग है कि आप किस तरीके से, ये रिसीवर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल, क्यों डिपेंडेंट होता है? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि रिसीवर की स्किल्स क्या हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, रिसीवर का एक्सपीरियंस कैसा है, किसी भी फील्ड में किस तरीके का एक्सपीरियंस है।
किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है रिसीवर की। दैट मीन्स कि मैसेज को उस तरीके से डिकोड करेगा रिसीवर, उस तरह से इंटरप्रेट करेगा, ठीक। और रिसीवर आपका फाइनल डेस्टिनेशन होती है आपकी मैसेज की। फिर हम बात करते हैं फीडबैक की। देखिए, फीडबैक वो बात है कहें आप, या वो रिस्पॉन्स कहें, जो एक रिसीवर देता है सेंडर को, ठीक। अब वो क्या समझा है उस पूरे मैसेज में, जो सेंडर ने उसको मैसेज भेजा, उससे वो क्या इंटरप्रेट कर पाया, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी रही, वो क्या समझ पाया, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही विद रिगार्ड टू द मैसेज, ठीक है, वो क्या समझ पाया, और इन सब चीजों को कंबाइन कर उसका कंक्लूजन क्या निकला। दैट इज बेसिकली योर फीडबैक। फीडबैक किसको मिलेगा? रिसीवर पहुंचाएगा आपके सेंडर को, ठीक, सेंडर को पहुंचाएगा रिसीवर। अब यहां पर एक और चीज होती है विच इज नोन एज नॉइज। नॉइज को हम कह सकते हैं डिस्टर्बेंस। सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज पहुंच रहा है उसके बीच में जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम कहेंगे नॉइज, ठीक। और ये जो नॉइज है ये आपके मैसेज को, चैनल को और डिकोडिंग में अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से आपके मैसेज में कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, आपको समझ में नहीं आता है। दिस इज द रीज़न कि आप नॉइज, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे आप यूज़ करते हैं, दैट इज नॉइज रिमूवर, ठीक है। तो नॉइज रिमूवर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि आप क्लियरली, ताकि रिसीवर क्लियरली मैसेज को समझ सके। यह टॉपिक है हमारा मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन क्या है? देखो, मास कम्युनिकेशन ना बच्चों ऐसा होता है कि जब भी आप बात कर रही हो और आपकी जो ऑडियंस है वो थोड़ा आपसे दूर है, दैट मीन्स सेंडर जब बात कर रहा है ऑडियंस से, ठीक, तो वो थोड़ा दूर है, फार अवे फ्रॉम योर ऑडियंस और रिसीवर, ठीक। अब मास कम्युनिकेशन की थोड़ी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो जाता है हमारे नॉर्मल कम्युनिकेशन के वजह से। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है मास कम्युनिकेशन के अंदर, यहाँ पर जो ऑडियंस है, ऑडियंस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, किस तरीके की ऑडियंस मिलेगी आपको मास कम्युनिकेशन में। देखो, जैसे कि टर्म है मास, मास मतलब हम ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, एक समय में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो आपकी जो ऑडियंस है उनका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ ऑडियंस, या रिसीवर मैं कहूँगी ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, आर मेनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिसीवर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स होते हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी फीचर कहा जाता है, ठीक, प्राइमरी फीचर कहा जाता है कि किसी भी मास कम्युनिकेशन के लिए आपके जो रिसीवर्स हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा नंबर में होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आता है ऑडियंस आपकी हेट्रोजीनस होनी चाहिए, हेट्रोजीनस। व्हेन आई से हेट्रोजीनस, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, ठीक, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर आपकी जो ऑडियंस है वो डिफरेंट मीन्स डिफरेंट कास्ट की, रेस की, आइडियोलॉजी की, उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी होगी, और कल्चर से होगी, डिफरेंट कल्चर से होगी, ठीक। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पॉलिटिशियन किसी रैली में या फिर किसी भी जगह भाषण देने जाता है तो उसकी जो ऑडियंस होती है वो बहुत सारी होती है, विच वी से नंबर ऑफ ऑडियंस इज मेनी, और आई शुड से लार्ज, ठीक है। ये प्राइमरी फीचर है। दूसरी चीज़ हमने क्या कहा, हेट्रोजीनस है, डिफरेंट कास्ट की होती है, रेस, आइडियोलॉजी और कल्चर की होती है, ठीक। फिर उसके बाद वाइड रेंज ऑफ कवरेज, वाइड
रेंज ऑफ कवरेज। जब मैं कह रही हूँ वाइड रेंज ऑफ कवरेज मीन्स आपकी जो ऑडियंस है वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया से आ रही है, डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया से आ रही है, तो उसकी थोड़ी आइडियोलॉजी में भी चेंज होगा, थोड़ा कल्चर में भी चेंज होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो आपसे वो मैसेज ले लेगी तो वो डिफरेंट एरिया में जाएगी भी वापस, तो वो क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो फर्दर आगे जाकर सर्कुलेट हो जाएगा। तो देयरफॉर आपको बहुत वाइड रेंज मिल रही है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में अपना मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों तक। पहली बात हम बात कर रहे थे ऑडियंस के बारे में, तो ऑडियंस के बारे में मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि ऑडियंस में हमने अभी तक बात करी कि लार्ज इन नंबर में बहुत ज़्यादा होगी, हेट्रोजीनस होगी, वाइड रेंज देगी कवरेज का, वाइड रेंज ऑफ कवरेज, ठीक है। इसके अलावा चैनल के बारे में बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके का चैनल यूज करना चाहिए, या हम कहें टूल यूज करते हैं हम मास कम्युनिकेशन में किस तरीके का चैनल या फिर ये कहें हम टूल यूज करते हैं। देखिए मास कम्युनिकेशन में टूल्स या चैनल जो होते हैं जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, बुक्स और आजकल तो सोशल मीडिया भी, ठीक है, ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं कैसे, एज अ चैनल फॉर मास कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक समय पे आप अपना मैसेज बहुत सारे लोगों को यूनिफॉर्मली पहुंचा सकते हैं, ठीक, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मास कम्युनिकेशन के टूल्स। अब अगली चीज आती है यहाँ पर कि यहाँ पर फीडबैक कैसा मिलता है। देखिए फीडबैक, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं तो ऑब्वियसली फीडबैक आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलेगा। इंस्टेंट फीडबैक मतलब आपने अभी बात करी और आपको एकदम से पता चल जाए कि उसका क्या रिएक्शन लगा, लोगों को अच्छा लगा, मेरी ये बात अच्छी लगी सुनने में या नहीं, क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता है, आपको बाद में कभी जाकर के पता चलेगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे कि पॉलिटिशियंस अपना जो लेक्चर है या फिर जो भी अपनी स्पीच है वो देते हैं और उनको ये नहीं पता होता बेसिकली कि ऑडियंस इंटरेस्टेड भी है हमें सुनने के लिए या नहीं, क्या वो हमें फॉलो करेगी, क्या वो हमें वोट देगी या नहीं। वो कब पता चलता है? वो पता चलता है इलेक्शन के टाइम पर, कि जब वो वोटिंग रिजल्ट निकल कर आ जाता है तब पता चलता है उनको। तो एग्जैक्ट इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता आपके फीडबैक का मास कम्युनिकेशन में, ठीक। अब अगली चीज इसमें मैं एक चीज और ऐड कर लेती हूँ कि ये अगर आपको मैसेज, अभी तक आप मैसेज कहाँ पहुंचा रहे थे, ठीक है, अभी तक हम मैसेज पहुंचा पा रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने ज्योग्राफिकल एरिया में जो लोग हैं उनको, लेकिन यहाँ मास कम्युनिकेशन में जो आपका मैसेज है दैट गोज बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपका एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर सपोज आपने एक प्लेटफॉर्म से कुछ भी यहाँ पर भाषण दिया, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल हैं, बहुत सारी हेट्रोजीनस आपकी ऑडियंस है, तो फर्दर क्या करेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो वाइड रेंज देंगे, वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से आई हैं, तो सपोज ये जाती हैं ए प्लेस पे, ठीक है, और ये जाता है सी प्लेस पे, ठीक, तो यहां पर जाकर के ये फर्दर और लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक, फर्दर ए प्लेस पे जाकर ये और लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कि बियॉन्ड, इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है आपका मैसेज, ठीक। मास कम्युनिकेशन के अंदर इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेक्नोलॉजी का यूज। टेक्नोलॉजी का यूसेज से मेरा मतलब है कि किस तरीके से आप अपने मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं रिसीवर तक। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज फोक मीडिया।
अगला टॉपिक है हमारा फोक मीडिया। देखो बच्चों, फोक मीडिया भी अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्योंकि वाइड रेंज होती है ऑडियंस की। अब वाइड रेंज क्यों होती है? देखो, फोक मीडिया का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपका जो फोक मीडिया है वो कनेक्ट कर पाता है इजीली आपके ऑडियंस से। तो फोक मीडिया इजीली कनेक्ट कर पाता है। जब वो इजीली कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है, क्यों कर पाएगा? पहली बात हम ये समझते हैं कि फोक मीडिया आपको इजीली कनेक्ट क्यों कर पा रहा है लोगों को, क्योंकि फोक मीडिया जानता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है और कौन है, उनकी लैंग्वेज के ऊपर वो फोकस करता है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो वो इजीली कनेक्ट कर पाता है वहां के लोगों से। इसकी वजह से जो फोक मीडिया है इसका पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन इसके साथ ज्यादा रहता है। एंड दैट इज द रीजन हम इसे क्यों कहते हैं कि इसकी वाइड रेंज है। जब कोई भी मीडिया, ठीक है, कोई भी मीडिया आपकी लैंग्वेज, आपकी प्रॉब्लम्स से कनेक्ट कर पाता है तो क्या होता है? तो बेसिकली होता है कि वो आपके हार्ट और आपके माइंड से जुड़ जाता है। जब कुछ भी चीज़ हार्ट और माइंड से जुड़ जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, आप उसको ज़्यादा समझेंगे अपना। इसीलिए फोक मीडिया का क्या होता है, उसका रेंज वाइड होती है और इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं हम मास मीडिया के बारे में। मास मीडिया, देखो, जब हम बात कर रहे हैं मास मीडिया मतलब मास लेवल पर कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन आपका मास लेवल पर है। तो उसी तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। जब टेक्नोलॉजी और मास प्रोडक्शन, ठीक है, दैट मीन्स आपका ये जो प्रोसेस है ऑफ मास मीडिया, ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इसको सिर्फ बिग फैट कंपनीज जो होती हैं या अथॉरिटीज़ जो होती हैं वही इसको ओन कर पाती हैं। ठीक, या तो आपकी बड़ी फर्म्स हों, ठीक है, बिग फर्म आई शुड से, तो बिग फर्म हो आपकी, प्राइवेट फर्म, तब आप इसको ओन कर पाएंगे, या फिर आप गवर्नमेंट के थ्रू कर पाते हैं, या फिर इसे गवर्नमेंट ओन करती है। क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है जैसे सिनेमा, फिर रेडियो होना चाहिए, टेलीविज़न, वीडियो, केबल्स, अब हम बात करेंगे मास मीडिया के बारे में। ठीक, जो मास मीडिया है इसको कहते हैं हम जब आप कुछ भी मास लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका कोई रेडियो शो चल रहा है, इस तरीके की चीज़ों को आप कहेंगे मास प्रोडक्शन। ठीक, अब जब आपको कोई मूवी प्रेजेंट करनी है या कुछ भी आपका रेडियो शो है तो ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए इसके लिए? सिनेमा, ठीक है, टीवी, वीडियो, रेडियो, वीडियो, कंप्यूटर्स, क्योंकि एडिटिंग भी चाहिए और बहुत सारे आपको ऐसे काम होना होता है जिनको आप एम्प्लॉय करने वाले हैं अपने प्रोडक्शन में। सैटेलाइट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है आपको, केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो मास प्रोडक्शन है ये एक एक्सपेंसिव प्रोग्राम हो गया। एक्सपेंसिव होने के कारण इसको हर कोई ओन नहीं कर सकता, या तो आपको बिग फैट कंपनीज, प्राइवेट फर्म्स इसको ओन करती हैं, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज।
ओन कर पाती हैं। ठीक, अब इसकी टीम, मास मीडिया की टीम क्या होती है, इसके टीम के मेंबर्स कौन कौन होते हैं ये जान लेते हैं। इसमें आपको प्रोड्यूसर चाहिए होता है, एक डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसमीटर, स्टूडियो वर्कर्स चाहिए आपको। ठीक, लेकिन क्या होता है ना, मास मीडिया बहुत सारी ऐसे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली मैं कहूँगी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें ये ज़्यादा प्रोमिनेंट आज भी नहीं है। रीज़न बीइंग कि इसको चाहिए फाइनेंस ज़्यादा, तो वेल फाइनेंस्ड फर्म्स या अथॉरिटीज़ जो हैं वही इसको ओन कर पाएंगी, जिसकी वजह से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अभी भी ये वर्क उतना नहीं कर पा रहा है। रीज़न बीइंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास और भी प्राइमरी इश्यूज़ होते हैं, जैसे उनको पॉवर्टी को इराडिकेट करना है, उनको एजुकेशन पर ध्यान देना है, उनको फूड सप्लाई पर ध्यान देना होता है, उनको सेटलमेंट पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो जो ये एंटरटेनमेंट है ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, लास्ट में आता है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की और बिग फैट फर्म्स की प्रायोरिटी कम हो जाती है इसके पास, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इतना प्रेवलेंट नहीं है ये।